तो एजेंडा आज तक में एक और धुआंधार सेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। कहते हैं किसी भी लोकतंत्र की ताकत विपक्ष की क्षमता में होती है, उसके लड़ने की ताकत में होती है और वही किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। तीन ऐसे ही दिग्गज कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रबल प्रवक्ता भी और इसी के साथ जो सोच और समझ भी रखते हैं रणनीति की, वो हमारे साथ मंच पर है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सांसद प्रमोद तिवारी जी का। तालियों के साथ पवन खेड़ा जी का स्वागत कीजिए, जिनको आपने अक्सर टीवी पर देखा होगा, अपनी पार्टी के लिए धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। और कन्हैया कुमार जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तीन ऐसे नेता हैं जिनकी बात सुनकर आपको यह समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी का मिशन 2024 आखिर है क्या। तो एजेंडा आज तक में प्रमोद जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। कांग्रेस का मिशन 2024 क्या है? अगर 4 लाइनों में आपको समेटना हो तो यह मिशन क्या है और उसको पूरा करने का रास्ता क्या है? अंजना जी, 24 की तो बात करेंगे। हमारे दो बहुत ही काबिल साथी भी मेरे साथ हैं, पर पहले जरा आज की बात कर ली जाए, आज तक की बात कर ली जाए। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले मैं पार्लियामेंट में था। जो कुछ सुबह से आज पार्लियामेंट में हुआ, आज हम वर्षी मना रहे थे 22 साल पहले आज ही के दिन हमला हुआ था पार्लियामेंट, जो लोकतंत्र का मंदिर होता है। सुबह श्रद्धांजलि दी और दोपहर में 1 बजे के करीब, पिछली बार तो कोई लोकसभा और राज्यसभा में घुस नहीं पाया था, हमारे बहादुर जवानों ने उन्हें वहीं रोक लिया था। लेकिन इस बार तो लोकसभा में, दर्शक दीर्घा में और दर्शक दीर्घा से फिर लोकसभा के अंदर जहां हमारे सारे सांसद बैठते हैं, वहां तक 2 लोग प्रवेश कर गए। और अंजना जी, विश्वास करिए, जब पुरानी बिल्डिंग छोड़ के जा रहे थे हम लोग तो बड़ा दुख था, पर यह कहा गया था कि नई बिल्डिंग सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभेद किला है। अब वो अभेद किला तो सांसदों के लिए हो गई, पर उनके लिए नहीं। और पहली बार मेरे ख्याल से शायद आज़ादी के पहले एक आध बार हुआ था, या ना हुआ हो, ब्रिटिश हुकूमत में था, वहाँ वो गए नहीं, उन्होंने बाकायदे बम फेंका, धुआं उड़ाया, पाउडर फेंका, जिससे भी धुआं निकला। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वहाँ पर इस सरकार अगर संसद की हिफाजत नहीं कर सकती तो इस सरकार से देश की हिफाजत की उम्मीद क्या करें। हमें तो ऐसा लग रहा था कि आज जैसे पुलवामा का रिहर्सल कर रहे थे। इत्तेफाक देखिए ना, दिन कौन सा चुमा। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी आज शपथ दिला रहे हैं, वो है नहीं पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद वहां पे धमाका किया जा रहा है। तो कहीं पुलवामा का रिहर्सल तो नहीं हो रहा आने वाले अगले 1, 2, 3 महीने में दिखे? मैं समझी नहीं, पुलवामा का रिहर्सल कैसे सा? अब ये तो समय समझाएगा, लेकिन अभी मैं अपने को यहीं तक कन्फाइन रखता हूं कि लोकसभा, जो दुनिया में भारत देश की सबसे सुरक्षा की जगह, जहां सारे सांसद निर्वाचित बैठते हैं, अगर उसकी सुरक्षा ये नहीं कर पाते तो फिर इनसे देश की सुरक्षा की उम्मीद क्या करें। तो ये बड़ा भारी मुद्दा होगा चुनाव में। हम सिर्फ अपनी बात इतनी कह लें कि सरकार की असफलताएं आर्थिक मोर्चे पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पर, और जो 10 साल पहले काले धन का वादा किया था आएगा, तो इंतजार ही कर रहे हैं। आपका पहुंच गया हो 15 लाख तो मैं नहीं जानता, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। 2 करोड़ रोजगार का इंतजार मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट करता हूँ, बहुत दिनों तक करता रहा हूँ, वहाँ के लोग कर रहे हैं, देश के लोग कर रहे हैं, कुछ मिला नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। आज ही देख रहा था, खुदरा मूल्यों की महंगाई बढ़ी। तो ये सरकार हर मोर्चे पे असफल है। हम किसानों के लिए, खास तौर से नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए और देश की मध्यम MSME के लिए हम एक निश्चित स्वरूप लेके जनता के बीच जाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो गठबंधन है, ये गठबंधन इंडिया का 2024 में सरकार बनाएगा। पवन जी, बहुत सारे बिंदु इन्होंने गिनाए और बहुत सारे बिंदु पर आप लोग घेर भी रहे थे बीजेपी को, सरकार को,
लेकिन कर्नाटक में जो जीत आप लोगों को मिली और लगा कि जैसे तस्वीर बदल रही है देश की राजनीतिक हवा की, उसमें 5 राज्यों के चुनाव आते आते हिंदी हार्टलैंड से आप वाइप ऑफ हो गए, यानी हटा दिए गए। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों में अब आपकी सरकार बची है, बीजेपी की 12 राज्यों में हो गई है। ये क्या इशारा करता है? वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जीत गई? अंजना जी, ये बात सही है कि जो नतीजे थे वो हमारी आशानुसार नहीं आए। न आपकी आशानुसार एग्जिट पोल्स सही रहे, न हमारी आशानुसार नतीजे सही रहे। आपको और हमें दोनों को आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन इस बात का गर्व जरूर है और एक संतुष्टि है कि जो हमारा वोट शेयर है वो 40% के आसपास अभी भी बना हुआ है। तो आप ये कह दें कि उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया, वो गलत है। हाँ, दक्षिण भारत से भाजपा का सफाया पूरी तरह से हो गया है और उत्तर भारत में 40% पे आज भी हम खड़े हैं। तो इससे ये साबित होता है कि पूरे भारत में शायद कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसको आप पैन इंडिया पार्टी आज कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ में एक लाइन और बोलना चाहूंगा। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी, 7 दिन के लिए एजेंसीज और 1 महीने के लिए आज तक। तो यही मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, मतलब फिर चुनाव देखिए उसके आपको बाद क्या लड़ना होगा। है, चुनाव आप हारे और सारा का सारा दोष आपको अभी भी लगता है कि मीडिया, एक सेकंड, अब सवाल नहीं पूरा होने देंगे, कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें, आप मर दें कि एजेंसीज की वजह से हुआ। अरे एजेंसीज की कार्रवाई तो इलेक्शन वोटिंग के जस्ट पहले छत्तीसगढ़ में हुई। पहली बात फिर तो भी ये जनता ने, कि मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूं। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप श्रेय लीजिए। क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। नहीं, आपको लेना चाहिए कि आप राहुल करते हैं, लेकिन राहुल जी जिता नहीं पाते हैं। आप मोदी जी को श्रेय मत दीजिए। आप राहुल करते हैं, अरे राहुल जी मेहनत जिता आपकी नहीं और पाते हैं। फल ले रहे हैं मोदी जी। फिर वही, ये अच्छी बात थोड़ी है। हारते आप हैं और कहते किसी और ने हरा। मेहनत आप करते हैं, सत्ता में वो आपको बैठे। ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेहनत हम लोग कर रहे हैं। पूरी मेहनत वो कर रहे हैं। पार्टी करती है, मेहनत में कोई वो कमी पार्टी नहीं। करती है। नहीं, वो आप पार्टी ऐसी करती है बात- जो देखिए, जीतती है। देखिए। क्यों, जब आप कर्नाटक में जीते तब भी हमारी मेहनत थी। अंजना जी, मेरे 2014 सवाल तक का जवाब दीजिए ना। मैं अभी दे जब रहा आप हूं। कर्नाटक सारे में सवाल। जीते तब भी मीडिया की मेहनत थी। जो आप नहीं पूछोगे उसका भी जवाब दूंगा। रुकिए जो ना, पूछ रही हूं रुकिए वो ना। बता नहीं, दीजिए मैं ना। उसका भी दूंगा और जो नहीं पूछेंगी वो भी दूंगा। रुकिए आप। पहले 2014 तक क्या होता था? पार्टियां चुनाव लड़ती थी, मीडिया निष्पक्ष एक भूमिका निभाता था। 2014 के बाद एक इकोसिस्टम चुनाव लड़ते हैं। एक तरफ अकेली विपक्ष, दूसरी तरफ मीडिया, एजेंसीज, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी। अब आप देखिए कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या ये? तो ये कह देना, तो मैं तो आपको सिर्फ श्रेय दे रहा हूं, आप इसमें श्रेय लीजिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें श्रेय। धूल चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा, यही अरे आपकी साहब, बीमारी है। अरे साहब, यही आपकी बीमारी है। धूल चेहरे पे थी, आईना ये पोंछता रहा। शेरो शायरी का जवाब तो मेरे साथी देंगे, नहीं, बड़ा वो अच्छा भी देंगे, उनसे बखूबी भी भिड़ेंगे, लेकिन उनसे भी भिड़ेंगे। कांग्रेस, क्योंकि आप तो सिर पे आज बांध के आए हैं कि क्या बोलना है। लेकिन क्या आप इस मंच पे मुझे बताएंगे कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन था? देखते हैं आज पवन खेड़ा कितनी ताकत और हिम्मत दिखाते हैं। देखिए साहब, बहुत स्पष्ट है, जिस एजेंडा को लेकर हम लोगों के बीच में उतरते हैं, हो सकता है वो एजेंडा हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। और पहुंचा क्यों नहीं पाते? फिर से मैं कहूंगा मीडिया, तो आप कहेंगे फिर हमारा नाम ले लिया। विपक्ष और मीडिया का चोली दामन का साथ है। आज का विपक्ष अनाथ है, ये आप मानिए। इसलिए कहता हूं, 3 कांग्रेस के नेताओं को मंच पर बिठा रखा है। रुक जाइए। 3 कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हमने मंच पर बिठा रखा है। रुक जाइए, आप तो 6 और ले आइए बीजेपी के, उनको भी हम झेल लेंगे, आप चिंता मत करिए। आप सुन लीजिए पहले मेरी बात, पहले सुन लीजिए। कांग्रेस हारी, आप ये बात कर रही है। अरे लोकतंत्र हार रहा है, उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है? ये जो चुनाव के नतीजे आते हैं, इसमें तो चलिए एक पार्टी हारती है, एक जीत जाती है, आपका एग्जिट पोल हार जाता है, आप जीत जाते हैं, चलता है ये सब। लेकिन जो बड़ी हार हो रही है वो लोकतंत्र की हो रही है, उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं है? कैसे चुनाव आयोग बनेगा आपने देखा कल पार्लियामेंट में? क्या इस तरीके से चुनाव आयुक्त बनाए जाएंगे? अगर ये कांग्रेस सरकार के दौरान होता तो आज
नेशन विद अन्ना करके अंजना ओम कश्यप सुबह से रात तक चैनल पे चलाती और सड़क पर अन्ना हजारे आ जाते। क्यों नहीं आते अन्ना हजारे, क्यों नहीं चलाती अंजना ओम कश्यप, बताइए मुझे जरा। यह स्थिति है आज इस देश की, इससे आप कब तक बच सकते हैं? अकेला अनाथ विपक्ष लड़ रहा है और हमें गर्व है कि हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, मरने के दम तक लड़ते रहेंगे। अरे सर, हारे या जीते लड़ेंगे। नाखून कटा के शहीद मत बनिए बेवजह की। कर्नाटक आप जीतते हैं, कर्नाटक जीतते हैं तो हम लोग आप ही का गुणगान गाते हैं। जरा सा नाखून आप भी कटा लीजिए ना, जरा सा नाखून आप भी कटा लीजिए। देखिए लोकतंत्र में रक्त कैसे बहेगा। अरे सर, लोकतंत्र में की हत्या हो रही है और आपको यहाँ ये मजाक सूझ रहा है? नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं क्योंकि आप सारा मजाक सारा नहीं कर रहे अंजना जी, हम तो कह रहे हैं और पे डाल रहे हैं। थोड़ा नाखून आप भी कटा लीजिए। दो स्पीकर और हैं, इनको भी थोड़ा मौका दे दीजिए पवन जी। आज तो पवन जी आवेश में, और अच्छी बात है लोकतंत्र में जब विपक्ष की ताकत हम लोग देखते हैं आवाज में। 3 नेताओं को हमने इसीलिए मंच दिया है क्योंकि आप लोग ये चाहते थे कि आपस में ही आप लोग आए और बात करें। लेकिन कर्नाटक आप जीतते हैं तब लोकतंत्र की हार नहीं होती है, आप हिमाचल जीतते हैं तो लोकतंत्र की हार नहीं होती है, वहां आपको ईवीएम नहीं जिताता है। लेकिन अन्य राज्यों में जरा कन्हैया जी नहीं, आपने ऐसी कन्हैया जी की आपने ऐसी टिप्पणी की। जब हम कर्नाटक जीतते हैं, भाजपा कर्नाटक हारती है तो किसकी हार होती है? नहीं साहब, तब मोदी जी की हार नहीं होती। तब अंजना जी के मुंह पर ऐसे शिकन्ने आ जाती है जब उनको कहते हैं मोदी जी हार गए। नहीं साहब, मोदी जी नहीं हारे, पवन जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हारे हैं। पवन जी एक सेकंड नहीं, एक सेकंड अब आपको सुनना होगा क्योंकि आप ये ये स्टेज आप हाईजैक नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, नहीं आप हाईजैक कर रहे हैं, आप हाईजैक कर रहे हैं क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। की शाम को कहते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव भाजपा हार जाती है तो लोकसभा में कोई असर नहीं कन्हैया जी माइक पड़ेगा। जब असली रिजल्ट आता है तो कहते हैं साहब आज अच्छा हुआ, लगता है पवन जी को बाकी चैनलों पे मौका मिल नहीं रहा है, तभी माइक नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छी बात है, तो आप लेकिन पवन जी अपनी आवाज इतनी मजबूत करिए कि जनता आपकी बातों को समझे, उसके बाद स्वीकारे भी। खाली यहाँ पर आकर सोच रहे हैं कि 4-5 बैट बॉल खेल लूंगा, अगर मीडिया हस्तक्षेप बंद कर दे तो जनता हमारी बात सुनने को तैयार है। हस्तक्षेप नहीं करता है, आप नहीं सुनने दे रहे। ये साक्षी है कि 3 यहाँ पर कांग्रेस के नेता बैठे हैं, प्रमोद तिवारी जी और कन्हैया जी को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। हम इंतजार करते, ले आइए 6 भाजपा वालों को, आप कन्हैया जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। आज आप ही ने उनकी बोली बंद कर दी है। कन्हैया जी, कर्नाटका में जिन गारंटीज पर कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली, जिसकी चर्चा हुई और वहां से विद इन इंडिया गठबंधन भी कांग्रेस का कद बढ़ा क्योंकि उसके बाद बेंगलुरु में सबसे बड़ा आयोजन किया गया इंडिया गठबंधन के साथियों का। ये कांग्रेस की जो गारंटीज थी कर्नाटक में, वो मोदी की गारंटी कब बन गई, क्यों बन गई और कैसे सफल हो गई 3 राज्यों में? पहले तो अंजना जी आपका बहुत शुक्रिया और आज तक की पूरी टीम को कि आप लोग ये अच्छा प्रोग्राम कराते हैं। और मैं स्वागत करता हूं हमारे पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता का और सभी आपके दर्शकों का। आपके प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को बुलाया है, तो अब 3 बुलाएं, 6 बुलाएं, 60 बुलाएं, लेकिन अगर हम एक पार्टी के नेता हैं तो हम सबसे एक ही सवाल पूछा जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि पवन जी से अलग सवाल पूछा जाएगा, हमसे अलग सवाल पूछा जाएगा, और हमारा जवाब भी एक ही होगा अगर हम एक पार्टी के हैं तो। और दूसरी बात, आपने कहा कि मीडिया पे दोष मत मढ़िए, बिल्कुल ठीक बात है। आज तक तो हम लोग यही पढ़े थे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया अक्सर विपक्ष के साथ होता है, कोई सवाल जो है वो सत्ता से पूछता है। मुझे इस पे कोई गिला शिकवा नहीं है क्योंकि आपने एक शायरी पढ़ी थी तो हम भी एक पढ़ देते हैं आपके लिए कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। तो कोई बात नहीं है, ये वक्त की बात है और बिल्कुल आप पे कोई दोषारोपण नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार गए, आप बीच में ये भी कहा आपने कि राहुल गांधी हार गए। कांग्रेस पार्टी हारे, राहुल गांधी हारे, ये 2 अलग अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही बात है। पार्टी की जीत में राहुल जी की जीत है और पार्टी के हार में राहुल जी की हार है। राहुल जी की जीत से जो है पार्टी की जीत जुड़ी हुई है, ये अलग अलग चीज़ नहीं है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि संख्या बल के हिसाब से हम देखें तो परिणाम जो है हमारे पक्ष में नहीं है। और आपने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया है कि जो हिंदी पट्टी है उसके ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बिल्कुल ठीक बात है, फैक्ट है। सवाल ये है कि इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी है जो कई सालों तक सत्ता में थी, सरकार में थी। उससे पहले जो है आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ली, देश को आज़ादी दिलाई।
और अभी विपक्ष में है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो खेलता है तो कोई हारता है, कोई जीतता है, इसमें कोई दुर्भावना वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको इन सब चीज़ों के अलावे विशेष रूप से इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप गारंटी शब्द लेकर के आए, और जो प्रश्न आप हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं से पूछ रहे थे, और पवन जी को बोलने का हमसे ज़्यादा बिल्कुल हक है क्योंकि वो हमारे मीडिया चेयरपर्सन हैं, मीडिया डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको ज़्यादा बोलना चाहिए। लेकिन हम आए हैं यहाँ पे इनके साथ इसलिए कि हमारे पास आज इस देश को देने के लिए एक अल्टरनेटिव है, एक मॉडल है। और आपने चाहे मतलब ट्रोल करने के लिए ही सही या आरोप लगाने के लिए सही, आपने एक बड़ी अच्छी शब्द का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी की वजह से कर्नाटका में हमको जीत मिली। तो वो जो गारंटी थी वो मोदी जी की गारंटी कैसे बन गई? और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में एक टेम्पलेट सेट किया है। टेम्पलेट ये सेट किया है कि इस देश में सरकार और जनता के बीच में एक संबंध है। संबंध ये है कि जनता सरकार को टैक्स देती है और सरकार बदले में जनता को सुरक्षा, उसके जो है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इन तमाम चीज़ों को मुहैया कराती है, व्यवस्था कराती है। धीरे धीरे ऐसा माहौल बनने लगा था देश में कि हम लोग टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन सरकार क्या देगी ये तय नहीं हो पा रहा था। और मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि जीत किसी की हुई हो, मुख्यमंत्री कोई बना हो, लेकिन एक बात हम सबको मुक्त कंठ से स्वीकार करना चाहिए कि एक बार फिर से लोक कल्याण, वेलफेयरिज्म इस देश की राजनीति के केंद्र में आया है। पहले क्या था ना कि दिन भर हिंदू मुसलमान की बहस में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान कहीं छुप जा रहा था। अब तो ये बहुत अच्छा हुआ ना अंजना जी कि हमने कहा कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, मोदी जी ने कहा कि हम 450 रुपया में देंगे। तो अब विपक्ष की तरह जो है हमारे पास ये काम है कि कल को हम सिलेंडर लेकर के दिल्ली की सड़कों पे जाएं और मोदी जी से पूछें कि आप चुनाव के वक्त बोले थे कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, तो कब दीजिएगा। ये है देश को आगे ले जाने वाली बात, ये है सकारात्मक राजनीति कि अगर हम इस देश में एक टेम्पलेट सेट कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि अगर इस देश में एमपी को, यहाँ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, अगर उनको पेंशन मिल सकता है तो इस देश में कांस्टेबल को कहीं नहीं क्यों नहीं मिल सकता है, टीचर को क्यों नहीं मिल सकता है, जो सरकारी नौकरियां करते हैं उनको क्यों नहीं मिल सकता है। अब ये टेम्पलेट सेट हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि अगर आप इस देश के बड़े कॉर्पोरेट का कर्जा माफ कर सकते हैं, 10,60,000 करोड़ रुपया आपने माफ किया है, और आपने किसान निधि के तहत 2,60,000 रुपया किसानों को दिया है, तो ये बेईमानी क्यों? देश के मुट्ठी भर जो है उद्योगपतियों को, व्यापारियों को आप 10,60,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं और देश के किसानों को मात्र 2,60,000 करोड़। तो मेरा मानना है कि जीत किसी की भी हो, अल्टीमेटली इस चुनाव में और इस चुनाव के बहस में एक एजेंडे की जीत हुई है। और ये वो एजेंडा किसका है? वो एजेंडा है सरकार के तौर पे आपकी जिम्मेवारी क्या है, जनता के तौर पे किसकी भागीदारी हो रही है और किसकी भागीदारी नहीं हो रही है। महिलाओं को चाहे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो, उनका खाता खुलना हो, सबको पक्का मकान दिलाना हो, 5 किलो अनाज हो, तो ये तो पुराने नेता हैं कांग्रेस के, आपको बताएंगे। इसमें से कोई ऐसी योजना नहीं है जिसकी नींव कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं रखी गई। इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों का पक्का मकान बनाया जाता था, पीडीएस सिस्टम के तहत जो है गरीबों को जो है अनाज दिया जाता था, और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने के लिए इस देश में आधार की योजना लाई गई। पहली बार ऐसा हुआ कि बायलेटरल एंट्री से कांग्रेस पार्टी एक ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम लेके आई कि हम आधार कार्ड बनवाएंगे, सबका खाता खुलवाएंगे और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे। और मैं आपको याद दिला दूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा था उसमें राहुल जी ने बार बार एक योजना की बात की थी, उन्होंने न्याय की बात की थी कि पूरी दुनिया में जब यूनिवर्सल इनकम की बात हो रही है, अगर हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन जाएंगे, तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि धन का बंटवारा क्या है। जैसे अगर हम ये देखेंगे ना, अगर हम आज तक चला रहे हैं मान लीजिए, या ललन टॉप चला रहे हैं, तो अंजना जी को कितना सैलरी मिल रहा है, और अंजना जी का दफ्तर साफ करने वाला जो स्वीपर है उसको कितनी सैलरी मिल रहा है। एक अंजना जी की सैलरी में कितने ड्राइवरों को सैलरी मिल सकता है। ये जो धन का बंटवारा है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़ा ये कहता है कि इस देश में 1% लोगों के पास 99% प्रॉपर्टी अकोमुलेट हो गई है। तो 99% जो लोग हैं उनके पास जो है दोबारा
रोजी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, कपड़े के लिए, उनके बच्चों के जो है भविष्य के लिए सरकार क्या उपलब्ध कराएगी। और मैं बहुत खुश हूं इस बात से, चुनावी परिणाम जो भी हो, कि एजेंडा कांग्रेस पार्टी का जीता है। और आप जान लीजिए कि जाति जनगणना का प्रश्न जो कांग्रेस पार्टी उठाई, उसमें किसी जाति को किसी जाति से लड़ाने का सवाल नहीं है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का सवाल है। आपका छीन करके किसी को नहीं दे देना है, लेकिन जिसको नहीं मिल पा रहा है, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ये सारे एजेंडे राजनीति में आए हैं। देश के नौजवान इस पे बात कर रहे हैं। और विपक्ष ने जो यह सवाल उठाया, जो गारंटी की बात की, फ्री बिजली देंगे, महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराएंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, जो लोन लेकर के स्टूडेंट पढ़े हैं उनका लोन कम करेंगे, रोजगार की गारंटी करेंगे, यूनिवर्सल इनकम के आधार पर न्याय योजना लेकर के आएंगे। इन सवालों से ये हुआ है कि मोदी जी को भी राजस्थान में कन्हैया लाल करते करते ये कहना पड़ा कि हम 450 में सिलेंडर देंगे। और जब एक बार मोदी जी ने कह दिया, तो जो सवाल पूछ रहे थे प्रमोद जी, वो सवाल अब हम भी पूछ सकते हैं फिर से कि आपने तो कहा था कि हम 15 लाख आपके खाते में पहुंचाएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपने कहा था कि 2022 तक पक्का मकान बना देंगे, बुलेट ट्रेन कब चलेगा। तो देश के लोगों का सवाल राजनीति के केंद्र में रहेगा। और हमारा मानना है कि इस परिणाम को ऐसे देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो टेम्पलेट सेट किया है इस देश में वेलफेयरिज्म का, भागीदारी का, सबके न्याय का, उसकी जीत हुई है। प्रमोद जी, लेकिन अगर हम 5 राज्यों के नतीजों को देखें, 12 मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान के, 12 मंत्री इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा हार गए। क्यों ट्रांसलेट नहीं हो पाया? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एमपी में कोशिशें करनी चाहिए थी उसको और बेटर किया जा सकता था? अखिलेश वखिलेश कह देना कमलनाथ का एक सेटबैक बन गया, क्योंकि 71 सीटें थी जिस पर समाजवादी पार्टी अलग से लड़ी। क्या 2024 के रनअप में एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को आप किस तरह से आंकते हैं? क्या रणनीति में कुछ और बदलाव के साथ चुनाव में जाया जा सकता था? देखिए, मैं एक चीज कहूं, आज से ठीक 5 साल पहले इन 3 राज्यों में हम चुनाव जीते थे, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। तो हो सकता है वही इतिहास फिर दोहराया जाए। 2 बातें मैं जरूर और कहना चाहता हूँ। 40% वाली बात पवन जी ने कही, मैं उसका समर्थन करता हूँ। उसमें एक चीज और जोड़ देता हूं कि कई राज्यों में हमारा प्रतिशत बढ़ा है पिछली बार से जब ने सरकार बनाई थी। और कुल अगर वोट जोड़ लें तेलंगाना और सारे, तो हम 10 लाख वोटों से ज्यादा से जीते हैं। फिर आगे अगर हम एक और नजरिए से इसको देखें, तो ये चुनाव में इंडिया का वोट नहीं शामिल था, इस चुनाव में कांग्रेस का वोट था, गठबंधन नहीं हुआ था। लोकसभा के चुनाव में हम गठबंधन पर जाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। तो अगर दूसरे घटकों का 10% भी है और वो ट्रांसफर हो जाता है ईमानदारी से, तो हम 50% का बैरियर क्रॉस कर जाएंगे। तो उसके बाद शायद पुराना इतिहास दोहराया जाए कि विधानसभाओं में कांग्रेस जीती थी, सरकार बीजेपी ने बनाई, इन तीनों राज्यों में हम एमपी नहीं मिले हमें, और ये उलट सकता है इस बार अगर, क्योंकि जो ये 3 राज्यों में घटक हैं और हमारे, वो काफी मजबूत हैं, तो उनके वोट के बगैर हम लड़े थे। ये भी हम शायद अब और मजबूती के साथ सब मिलजुल कर लड़े। और मुझे खुशी है कि पार्टी का डिप्टी लीडर होने के नाते मुझे हर बैठक में जाने का मौका मिलता है। तो जो अपोजिशन की रोज बैठकें होती, कल भी है, अभी 19 को बैठक होगी दल के नेताओं की, आज हम फ्लोर लीडर से बात करते हैं, हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। हम इससे उत्साहित हैं कि अगर कांग्रेस अकेले लड़कर 40% ला सकती है, तो फिर इंडिया गठबंधन के साथ 10% इसमें बढ़ा देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। जहां तक पूरे हार के कारणों की जानकारी, कुछ पवन जी ने बताया, कुछ कन्हैया जी ने बताया, उसमें एक चीज मैं और जोड़ देता हूं कि राष्ट्रीय दल समीक्षा करते हैं, और अभी आज तो शपथ हो रही, शपथ के बाद कितने लोग को भवन में जाते हैं, कितने लोग उसी ताकत से लड़ते हैं जिस ताकत से लड़े थे, वो उन्हें मालूम था आज मुख्यमंत्री हैं, कल भी हम रहेंगे। तो बहुत सी बातें होंगी, पर एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ही विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं, इसे अलग से मत लीजिएगा। देश के हालात जो हो गए हैं उसमें अब परिवर्तन जरूरी है। अब मोदी जी ये नहीं कह सकते कि उनके लिए केक वॉक है सब कुछ। सामने जो लोग खड़े हैं
वो दृढ़ इरादे के साथ खड़े हैं, उन्हें विचलित नहीं कर पा रहे हैं। ईडी सीबीआई का जितना दुरुपयोग हो सकता था हो चुका, इनकम टैक्स का जितना दुरुपयोग होता था हो चुका। लेकिन मैं यहाँ पवन जी की बात से सहमत हूँ कि हाँ, चाहे जो परिस्थितियाँ आए, देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो हमें करना पड़ेगा। पुलवामा का जो आप सवाल पूछ रहे थे, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, पुलवामा में बारूद कहाँ से आया था, ये आज तक एविडेंस मिली? किसकी जिम्मेदारी थी? चुनाव के ठीक पहले हुआ था। आज ये पार्लियामेंट में कूदने का फैसला भी ठीक उसी के पहले हुआ है। वो आदमी वहां अगर जा सकता था पाउडर लेके, तो बम लेके भी जा सकता था। वो क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी गृह मंत्री जी नहीं लेंगे कि उनका फेल्यूर है? क्योंकि वहां का अंदर की सुरक्षा सीआईएसएफ के जिम्मे है, फिर सीआरपीएफ के जिम्मे है। कोई जंगल में ये सब नहीं हुआ है, उस जगह हुआ जहां सारे कैमरे लगे हुए थे, सबके एक एक मिनट की पहले तो नहीं आई हैं, अब जो फोटो आ रही है वो देख लीजिए। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, और एक जो कन्हैया जी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, मैं उसको बल देता हूं कि ये देश की दौलत क्या ये 14 घरानों के लिए? सारी संपत्ति 70% जिस तरीके से सिमट गई वहां पर, क्या ये कभी जो एजेंसीज हैं, जो लोग चंद दिनों में कहां से कहां पहुंच गए, उनके यहां भी रुक करेगी? तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस समय जितना दुरुपयोग सत्ता का हो सकता है, उसका नग्न तांडव हो रहा है। और अब ये समय आ गया है कि आम जनता ठगा महसूस कर रही है। ईवीएम का सवाल अब हम नहीं उठा रहे हैं, जनता उठा रही है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, ठगे हुए से हैं कि हमारे गांव में तो कहीं भाजपा थी नहीं, उस पोलिंग बूथ पे हम हारे हुए हैं, तो कुछ तो कारण होगा। मैं इसे नहीं मानता। मैंने अपनी जिंदगी में 11 चुनाव लड़े, भगवान की दया से 11 जीते। मैं थोड़ा, मेरा भी अंदाजा है, मैं छत्तीसगढ़ में कैसे हमारे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश में जहां, अच्छा चलिए हम गलत हो गए, आप तो नहीं गलत होती कभी ना, आपका आकलन कैसे गलत हो गया? तो कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें सोचने के लिए सवाल हैं। एग्जिट पोल कई बार सही ठहरता है, कई बार गलत। एमपी में हम सही ठहरे, ये सच है कि कुछ जगहों पर हमारा भटक गया। फिर से एक बार हेलमेट लगाए हुए और पैड्स के साथ आज जो पवन जी एकदम आवेश में है, पवन जी के पास चलते हैं फिर से। पवन जी, अच्छा है आपका जो अग्रेशन है वो अच्छा है, लेकिन ये अग्रेशन सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पर निकालने की बजाय अगर यही ताकत और ऊर्जा इस बात में इस्तेमाल हो कि जनता को हम कैसे कन्विंस करें। ये प्रश्न इसलिए क्योंकि आप एजेंसीज का मुद्दा बार बार उठाते हैं। उसी दौरान वैभव गहलोत रिजॉर्ट वाला इशू जिसमें यहां पर रेड्स हो रही थी, और वहां पर महादेव ऐप पर छत्तीसगढ़ में, कमलनाथ जी पर ऐसा कुछ एमपी में स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन बावजूद इसके इन राज्यों में उनकी जीत होती है। अब पीएम ने मनी हाइस्ट करके धीरज साहू के जरिए टारगेट किया है कि अगर हवा हवाई है तो ये नोट गिनने वाली मशीनें गर्म हो रही हैं भाई। 353 करोड़ और 3 किलो सोना। एक मिनट मैं आपका जवाब दे दूं इस पे, अगर आप इजाजत दें तो। पवन भाई जरूर दीजिए, पवन जी के भी। तो जब मशीनें गर्म हो जाएं, तो जरा ठंडी तस्वीरें भी देख लिया कीजिए। आप ही ने दिखाया था, आप ही के चैनल पे मैंने देखा था कि किसी नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नोट गिनता हुआ कैमरे पे पकड़ा गया है, तो भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लूं, बंगारू लक्ष्मण। इस पर वो कहते हैं कि हमने उसके बाद से उनका करियर खत्म ही हो गया, उनको हटा दिया गया। बात तो होगी ना, करियर हो सकता है जिनके यहाँ मिली उनका भी खत्म हो जाए। सवाल ये है कि वो एक सांसद थे, उनका अपना बिजनेस था, उनको जवाब देना है। पर मैं आगे एक बात बढ़ के पूछ रहा हूँ, ये भी इत्तेफाक था कि एक सांसद क्या निकला तो इतना हंगामा है, वो जवाब दें। कांग्रेस पार्टी ने कहा आप जवाब दीजिए। पर एक बात पूछूं, वो जुदेव जी का भी मैंने आप ही के चैनल पे देखा था। पैसा खुदा तो नहीं, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम तो नहीं। तो क्या राजनीति सब कुछ इसी पे डिसाइड होगी? वो जवाब दें, बात होगी। पर यही लोग जो इनकी मशीनें गर्म हुई हैं ना, चली जाएं बड़े लोगों के यहाँ, तो मशीन तो छोड़ दीजिए, बुलडोजर भी लगा दीजिएगा तो पैसे नहीं गिन पाइएगा। पवन जी, नोटबंदी के बाद कौन सा कोऑपरेटिव बैंक था अहमदाबाद का जिसमें सबसे ज्यादा नोट बदले गए? किसका था वो? कौन उसका डायरेक्टर था? मैं नाम लूंगा तो शायद आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिलनी बंद हो जाएंगी। महेश शाह 14,000 करोड़ जिसने ब्लैक मनी डिस्क्लोज किया, वो लापता हो गए। वो कौन थे? किसके नजदीक थे?
प्रधानमंत्री को आजकल उन्होंने शायद कोई नया आदमी रखा है जो ट्विटर देखता है उनका, उसके साथ थोड़ी बैठक करनी चाहिए उनको शायद पता ही नहीं वो क्या ट्वीट कर रहे हैं। आप बार बार कह रही हैं कि साहब चुनाव हार गए, आप जनता तक मैसेज नहीं ले जा पा रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अंजना जी, सवाल तो वैसे आप पूछती हैं लेकिन मैं भी एक पूछूंगा आपसे। आज से 2 महीने पहले आपने कितने कार्यक्रम किए, महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा हैं महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने। अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी को ही बना देते। वसुंधरा राजे का में क्या कमी थी, उन्हें नहीं बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो तीनों राज्यों में महिला मुख्यमंत्री दिए हैं। नहीं हमारी तो अभी जीते ही नहीं, आप ही कह रहे हैं। आप कोई नहीं, सुप्रिया श्रीनेत को बना देते आप। नहीं हमारी तो इतनी महिलाएं कैसे बनाते बताइए, हार रहे फिर भी बना लेते। अभी नहीं हुआ, वो वक्त आएगा। अगर मोदी जी ऐसे ही चलते रहे तो वो वक्त भी आएगा कि भाजपा हार जाए फिर भी मुख्यमंत्री बना देगी। अभी वो वक्त नहीं आया। ये वाली कॉमेडी सही बैठी नहीं। एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, शीला दीक्षित यहां 3 टर्म्स थी मुख्यमंत्री, पहली प्रधानमंत्री इस देश की महिला किसने दी? मोदी जी कम से कम महिला आरक्षण का इतना बड़ा झुंझुना आप सबके हाथ में पकड़ाकर, अब मौका आया था तो वसुंधरा जी को घर पे बैठा दिया। आप लोग भी कमाल के हैं। एग्जिट पोल के दिन तो नड्डा जी का चेहरा दिखा रहे थे जब बीजेपी हार रही है, जब सही नतीजे आने लगे तो मोदी जी का चेहरा फिर से सामने आ गया। अरे साहब आप लोग भी तो इस नशे से बाहर आइए, फिर देखिए देश कैसे रिस्पॉन्ड करता है हमारे में। मैं बार बार ये दोहराता हूं, हम आपके बगैर अधूरे हैं, मोदी जी भी आपके बगैर अधूरे हैं, ये मैं मानता हूं। नशे में आप हैं सर। हम क्या नशे में, हमारा तो नशा आप लोग सब रोज उतारते हो। आप संस्थानों पर उंगली उठाते रहेंगे। सब संस्थानों पर ही हमला हो रहा है अंजना जी। जब हमला संस्थानों पर हो रहा है, जब मीडिया की निष्पक्षता पर हमला हो रहा है, तो हम क्या सवाल भी नहीं उठाएं? या उस पर भी आपत्ति है आपको कि सवाल क्यों उठा रहे हैं? लगता है ऐसा आपको लगता है? आप अभी पूछ लीजिए लोगों को लगता है इस भ्रम में है या नहीं है? इस भ्रम में जीते हुए आपके लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। मुझे तो लगता है कि आपके नेताओं में काबिलियत है कि वो आपके लिए चुनाव जीत सकते हैं। क्यों नहीं जीत पा रहे हैं ये बताना आपका काम है, लेकिन आप नेताओं पर मंथन करने को तैयार नहीं है, स्ट्रैटेजी पर मंथन करने को तैयार नहीं है। हम सही नहीं कह रहे? जितना मंथन करना है जरूर करेंगे अंजना जी। सिर्फ एक आग्रह हमने कर्नाटक पे बोला, एक आग्रह, भ्रष्टाचार का नाम टिक गया। जब मेरी बारी आती है अंजना जी को मेरी आवाज इतनी नापसंद है कि खुद ही बोलती चली। नहीं, क्योंकि आप अंजना कर रहे हैं, आप ऑब्सेस्ड हो रहे हैं मुझसे। आप एंकर हैं, आप अंजना से इतने ऑब्सेस्ड हैं। चलिए फिर मैं क्या बोलूं? अरुण पुरी जी का नाम लूं, राज चेंगप्पा जी का नाम लूं, राहुल कंवल जी का नाम लूं, किसका नाम लूं? बताओ, मैं सबका नाम ले लेता। नहीं, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप कांग्रेस के बिहाफ पे आए हैं, आप जवाब दीजिए। चलिए नाम नहीं लेते। मैडम तो कह सकते हैं। मैडम, मीडिया भी थोड़ा आत्ममंथन कर ले तो क्या बुराई है? देश के लिए अच्छा होगा। कर लीजिए ना आत्ममंथन। हमारा भी आग्रह मान लीजिए। हम तो जितनी बार आप कहते हैं आत्ममंथन करिए, हम करते हैं। आपकी हर सलाह मानते हैं हम। चुनाव हारते हैं तब भी मानते हैं, चुनाव जीतते हैं तब भी मानते हैं। हम तो मीडिया को सम्मान करते हैं। जब हम सरकार में थे, प्रमोद तिवारी जी तब भी सत्ता में थे, पूछिए इनसे। कन्हैया कुमार जी तो तब भी जूझ रहे थे सरकार के खिलाफ। जब हम सरकार में थे, आप लोग रोज कार्यक्रम करते थे, जहाज कह दिया था, रोज कार्यक्रम करते थे आप हमारे खिलाफ। हमने तो कभी नहीं फोन करके बोला साहब आपके बॉसेस को कि नहीं अंजना जी को हटा दीजिए, उनको कम कर दीजिए। हिरेन जोशी हमारे यहाँ तो कोई था ही नहीं। बस फिर शुरू हो गया। क्यों नहीं शुरू होंगे? आपको क्या आपत्ति है? मैं हिरेन जोशी का नाम ले रहा हूं ना, आप मत लीजिए, मैं तो लूंगा। मैं विपक्ष में हूं, मैं नाम भी नहीं लूं कि कौन है जो आज मीडिया की हत्या कर रहा है। मैं नाम लूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। रोक लेंगे एक बार और, हवाई जहाज से उतार लेंगे, मुझे उतार लें। जब मुझे डर नहीं है तो आपको सुनने में क्यों डर लगता है? मुझे बोलने में डर रहा है। यहाँ पर हम तो पूछ रहे थे धीरज साहू, मैं आप सब जो यहाँ बैठे हैं इनको चुनौती देता हूं, इनके मोबाइल उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों के। सुबह हिरेन जोशी जी का फोन मैसेज आ जाता है, एजेंडा सेट हो जाता है। बस शुरू। चुनौती है ये मेरी। मैंने देखे हैं वो मैसेजेस, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। 15 साल में सरकार में बहादुर तो प्रमोद जी आप निकले। आपने धीरज साहू पे जवाब दिया। धीरज साहू पे भी जवाब दूंगा। थोड़ी बहादुरी आप दिखाइए कि जब मैं आईना दिखा रहा हूं तो आईना देखिए, आप भी बहादुरी दिखाइए। मैं आईना दिखाने ही आया हूं यहाँ, मैं आया हूं तो दिखाऊंगा। अब आइए धीरज साहू पर। मैंने उसका सबसे पहले जवाब आपको दिया। महेश शाह, एक और शाह का भी नाम लेते लेते रह गया, अमित शाह। किसका बैंक है वो जिसमें सबसे ज्यादा नोटबंदी में नोट बदले गए? मैं तो 2 शाह का नाम ले लिया। आप सुनने की हिम्मत है आपकी? दोनों शाहों का नाम धीरज साहू बोल रहे हैं। धीरज साहू का तो हमारे प्रमोद जी ने भी जवाब दे दिया, मैंने शुरू में ही जवाब दे दिया। अरे जिनका पैसा है उनसे पूछे ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप?
वो तो ठीक है, लेकिन ये सवाल नोटबंदी का perception सवाल है। आपने क्यों नहीं पूछा उस कोऑपरेटिव बैंक से? हम तो ये पूछ रहे हैं, कहाँ है महेश शाह? पूछिए ना, जवाब दिलवाइए ना हमें। सवाल परसेप्शन का है, इसके अरे साहब, बावजूद मोदी क्यों जीत रहे हैं? आप परसेप्शन की बात कर रहे हो, मैं तथ्य दे रहा हूं आपको। आपको। इट्स फैक्ट्स वर्सेस परसेप्शन, आई एम गिविंग यू फैक्ट्स। व्हाई आर यू स्कैर्ड ऑफ फेसिंग दीज फैक्ट्स? किसी ने ऑडियंस से कहा भूख हड़ताल पे तो बैठो आप लोग। कब बैठे थे क्या मोदी जी भूख हड़ताल पे, प्रधानमंत्री बनने से पहले? अब मीडिया को कहिए अन्ना हजारे ढूंढे एक और, जैसे इन्होंने पहले ढूंढा था आरएसएस के साथ। हमने ढूंढा था भाई, हम तो जैसे मोदी जी आए, अन्ना हजारे बैठे, वहां अरविंद जी बन गए, यहां मोदी जी बन गए। आप किसी अन्ना को लाइए, हम बन जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं आप? कोई किसी अन्ना को ला नहीं सकता। नहीं, हमें सब मालूम है। अन्ना पैदा होते हैं और अन्ना के तरह और लोग अन्ना पैदा आंदोलन में होते हैं जब और लोग फिर सो जुड़ते जाते हैं। हैं। पवन जी, आंदोलन को आप बिलिटल मत कीजिए, क्योंकि उस आंदोलन में क्या जो भी है, नहीं, मैं जो नहीं भी है। बिलिटल करूंगा। उस आंदोलन से कईयों की दुकान चली, हाँ, ये भी मीडिया सही में है। भी कईयों की दुकान चली, ये भी सही है। पॉलिटिक्स में भी कईयों की दुकान चली, इसलिए मैं उसको बिलिटल नहीं कर रहा हूं। लोकतंत्र की ताकत आंदोलन होते हैं, ठीक। लेकिन उस आंदोलन के पीछे मीडिया का भी एक बड़ा हाथ था। आज वो मीडिया कहां है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आज वो अन्ना हजारे कहां है? मतलब मैं आप सिर्फ ये पूछ रहा हूं। आप चाहते हैं कि मीडिया आपको जिता दे? नहीं, मीडिया तो न जिताता है न हराता है, आप ही कह रही हैं। तो आप बात परसेप्शन की हो रही है, आप ही कह रही हैं। तो मीडिया जो परसेप्शन बना रहा है आप विपक्ष के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, आप उस पर भी तो थोड़ा सवाल उठाइए कि ये परसेप्शन आप किस आधार पर बना रही हैं? जीत हम और जो हार अगर के आधार सवाल, पर। अरे साहब कमाल। अब कन्हैया जी को बोलने दीजिए थोड़ा। चलिए, आपने मुझसे पूछा था इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। जब मैं ज्यादा बोल देता हूं कहते हैं नहीं नहीं, कन्हैया जी को आप आज एकदम फॉर्म में, आप ऐसे ही नहीं, डटे मैं तो रहिए, हमेशा full बल्ला form में उठा के रहता आप हूं। डटे रहिए। बस ये जरूर कीजिए कि कभी कभी जब बंद कमरों में बैठे तो अपने नेताओं को भी आईना दिखाते हम रहिए। सब जगह सब आईना एक दूसरे को कन्हैया जी। दिखाते रहते हैं, लेकिन अभी यहां हम बैठे हैं तो मीडिया से भी कुछ सवाल पूछेंगे। रेवंत रेड्डी सीएम बने हैं वो तेलंगाना के, और उन्होंने कहा आपको खुशी हुई ना? अब क्योंकि जरूर, आप हमने उनका निष्पक्ष सबसे हैं। पहले इंटरव्यू किया था। नहीं, आप निष्पक्ष हैं तो आपको खुशी हुई होगी। पवन जी उस समय पता नहीं टीवी देखते नहीं देखते। पवन रेवंत जी रेड्डी जी का पहला जीतेंगे तो इंटरव्यू आपको मैंने ही खुशी किया होगी था। कि नहीं? पवन जी जब जीतेंगे आपको खुशी होगी ना? आप निष्पक्ष हैं। आप पवन जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाइए, पार्टी का अध्यक्ष तो बनाइए। अभी बने हुए हैं सारे ना। फैसले ले ही रहे हैं वो मीडिया के। मतलब वो अभी अध्यक्ष एक बने हुए हैं, बन जाएंगे भविष्य में, ऐसा क्या अब है? आपको इसमें भी आपत्ति है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, कन्हैया जी। अंजना जी आज निष्पक्ष हैं और आज हमको मौका आज निष्पक्ष है नहीं, हम लोग अच्छा, सदा निष्पक्ष हैं, निष्पक्ष हैं, हाँ माफ कीजिए। रेवंत रेड्डी सीएम बने जी, और आपके युवा नेता वहां पर, वो हालांकि एबीवीपी से शुरुआत की थी उन्होंने, गौ पूजा करते हुए वो वोटिंग वाले दिन गए और ये किए। कांग्रेस के जो रीजनल लीडर्स हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और अब तमाम जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो लाडली बहना स्कीम हो, 450 में सिलेंडर हो, ये तीनों को मिलाकर जनता के बीच में पहुंच रही है। तो आपके क्षेत्रीय नेता सॉफ्ट हिंदुत्व को, चाहे वहां पर हनुमान जी का मंदिर बनाना हो कमलनाथ जी का, या फिर एक यात्रा हनुमान जी के लिए निकालनी हो, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में जाकर ये कहना हो कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या कांग्रेस के लिए भी ये एक बड़ा मैसेजिंग है कि अल्टीमेटली आपको ये कॉकटेल अब इंडिया में बनाना पड़ेगा? हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म इज टू स्टे। देखिए, आप मैंने इस देश की आध्यात्मिक परंपरा को कॉकटेल कह रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। इस देश में ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं। यहाँ ही हम लोग 3 लोग बैठे हुए हैं, तो क्या प्रैक्टिस करते हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन सबके नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदू हैं। मेरा तो नाम कन्हैया है, आपका अंजना है, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो कहने का पॉइंट ये है कि जब आप इसको एक राजनीतिक दल या विचारधारा से जोड़ते हैं तो उसमें एक फ़र्क होता है। जैसे हर पुरुष पुरुषवादी नहीं होता है, वैसे ही हर हिंदू जो उस आध्यात्म में भरोसा करता है, जीने के तरीके में भरोसा करता है, पाप पुण्य सही गलत स्वर्ग नरक को मानता है, वो भी जो है ना हिंदूवादी नहीं होता है। ये एक राजनीतिक विचारधारा है। अगर आप राजनीतिक विचारधारा की बात कर रहे हैं, अगर मैं सही हूँ, तो राजनीतिक विचारधारा में ना ये सॉफ्ट और हार्ड नहीं कहना चाहिए। ये मीडिया के द्वारा गढ़ा गया टर्म है। जहर जहर होता है, सांप का बच्चा भी उतना ही जहरीला होता है जितना वयस्क होता है। और हम लोग कोई क्रीम थोड़ी बेच रहे हैं मैडम, कि मुंह में लगाने का अलग क्रीम, तलवा में लगाने का अलग क्रीम, ये थोड़ी होता है। एक राजनीतिक विचारधारा है वो, और वो राजनीतिक विचारधारा जिसको आपने कहा कि हिंदुत्ववादी, उसको बीजेपी रिप्रेजेंट करती है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी हिंदुइज्म, जो इस देश का सांस्कृतिक इतिहास है, जो आध्यात्मिक परंपरा है, उसको हमेशा से मानती है। सत्यमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह पे लिखा हुआ है, तो ये बीजेपी के पैदा होने से पहले से लिखा हुआ है ना। 1980 में बीजेपी बनी है, देश को 47 में आज़ादी मिली, 50 में संविधान लागू हुआ। तो जो भी आपको परंपरा दिखती है वो परंपरा तो चली आ रही है, और ये कांग्रेस पार्टी के बनने से भी पहले से चली आ रही है, ये गांधी जी के पहले से भी चली आ रही है। तो देश के 5000 साल के इतिहास को इस तरीके से हमको ना तू मैं की बहस में जो है रिड्यूस नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस देश में किसी भी धर्म को कमतर करके नहीं आंका है। सर्वधर्म समभाव जो गांधीवादी चिंतन है उसको रिप्रेजेंट किया है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम सुखी, संसार सुखी तो हम सुखी, ये भारतीय चिंतन परंपरा है। मेरे ख्याल से उसको कॉकटेल आपको नहीं कहना चाहिए, ये शब्द नहीं कहना चाहिए आपको। और राजनीतिक जीत के लिए हम कहते हैं कि रणनीति जब हम बना रहे हों तो एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि कीचड़ से कीचड़ को नहीं साफ किया जाता है। भाजपा को हराने के लिए हमको भाजपा जैसा हो जाने का जरूरत नहीं है। रही बात जनता की, तो जनता के जीवन में धर्म उसका एक पक्ष होता है। किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, भूख सबको लगती है, डर सबको लगता है, घर की जरूरत सबको होती है, नौकरी सबको चाहिए होता है। ये जो एक नया सगुफा आज के दिन में छोड़ा गया है ना, कि अपना सीना मत देखो, पेट और पीठ जो है ना दोनों सटक करके एक हो गए हैं, प्रधानमंत्री का सीना नाप रहे हैं। आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसको नहीं देखेंगे, नाली में ढक्कन नहीं है वो नहीं देख रहे हैं, स्कूल में टीचर नहीं है वो नहीं देख रहे हैं, सड़कें नहीं बनी है, अनाज जो है लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लोग भूख से सो रहे हैं। पढ़ने लिखने के बावजूद, अंजना जी बधाई हो आपको, आप जो है जामिया से पढ़ करके इतने बड़े चैनल में इतनी बड़ी एंकर बन गई। आज जो आपके जूनियर हैं जो पढ़ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं बेचारे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। एलुमनाई मीट में जाइएगा तो पूछिएगा, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये सवाल है, इस सवाल पे हमको बार बार आना पड़ेगा। अलग बात है कि जो पवन जी थोड़ा तल्ख हो जा रहे हैं, लेकिन उनका रंज इसी बात से है। आपने कहा ना कि हम ऑब्सेस्ड हो रहे हैं पवन जी, हमसे आपसे ऑब्सेस्ड नहीं हो रहे हैं। सवाल ये है कि मीडिया के बारे में आज तक हम लोग यही जानते समझते आए थे कि मीडिया निष्पक्ष होता है। उसको उतनी ही खुशी होगी जब बीजेपी जीतेगी और उतनी ही खुशी होगी जब कांग्रेस जीतेगी। सरकार किसी भी की हो, सवाल पूछना है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनसे प्रश्न करेंगे। इतनी सी तो बात कह रहे हैं, लेकिन आप भी टची हो रहे हैं, बुढ़ा मान जा रहे हैं। कोई टची नहीं हो रहा है, आप चिंता ना करें, वो और लोग होंगे जो टची होते होंगे। लेकिन प्रमोद जी, आपकी इजाजत से पवन जी से एक और सवाल है मेरा, उसके बाद मैं आपके पास आ जाती हूँ। ठीक है प्रमोद जी? नहीं सर, आप रहिए, क्योंकि अगला सवाल इसलिए मैं उनसे करना चाहती हूं क्योंकि यहां पर दोनों ही दो हिस्से हैं। अब आज की राजनीति ऐसी है जहां पर लोगों की जिंदगी में, चाय की दुकान पर, स्कूल, कॉलेज, पाठशाला, दफ्तर, हर जगह लोगों की विचारधारा में एक गहरी खाई जैसी है। एक इस तरफ है, एक उस तरफ है। ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई आज की पॉलिटिक्स में है। आप कहते हैं कि फला आदमी ऐसे मैसेज करता है, फला आदमी के कहने पे आप लोग सब कुछ करते हैं। आप भी इसी वजह से मनमानी करते हुए कहते हैं कि हम इतने पत्रकारों से बात करेंगे, हम इतने पत्रकारों से बात नहीं करेंगे। आप मुझ पर स्टेज पर कोशिश करते हैं कि आप बरस पड़े मीडिया पर मेरे बहाने। आप भी एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर कैसे अलग हैं आप दोनों? जब असहयोग आंदोलन गांधी जी कर रहे थे तो क्या वो दबाव बना रहे थे? ये असहयोग आंदोलन है। क्या इतना अधिकार भी मेरे पास नहीं है कि मैं उस जहर के व्यापार का हिस्सा नहीं बनूं जो आपके कुछ सहयोगी, आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ सहयोगी मीडिया में फैलाते हैं? मैं उस व्यापार का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं अभी बड़ा रोचक आपने सवाल मेरे साथी से पूछा। रेवंत रेड्डी पहले एबीवीपी में थे, अच्छा लगा सुनकर, आपने याद दिलाया, अच्छा किया। हेमंता बिस्वा शर्मा पहले कहाँ थे? कांग्रेस में। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कहाँ थे? सब आपकी पार्टी जितिन के प्रसाद देन पहले कहाँ थे? सब रूट के चले गए। तो नहीं तो बिछड़े सभी बारी बारी आप अपनी फौज की याद दिला रहे हैं मुझे। तो फिर ये रेवंत रेड्डी भी रूट के चले आए होंगे ना बीजेपी से? ये भी बोलिए, बोलिए ना। वो बीच में टीडीपी में भी गए थे। बोलिए ना कि वो भी रूट के गए, बोलिए ना। बिल्कुल रूट के गए, मैं इंतजार कर रहा हूं। टीडीपी में गए वो। यशवंत सिन्हा जी भी रूट के गए,
तेलुगु देशम में। नवजोत सिद्धू जी भी रूठ के गए, कीर्ति आजाद भी रूठ के गए, शत्रुघ्न सिन्हा भी रूठ के गए। नाम गिना रहा हूं मैं आपको, कितने लोग रूठ के गए। अरे मैंने एबीवीपी मैं से सिर्फ कहा था याद क्योंकि वो दिलाता गौ पूजा करते दिखे तो मुझे हैरानी हुई गौ थी पूजा उस में दिन। क्या बुराई है? हम तीनों करते हैं, चलिए बताइए। वोटिंग क्या वाले बुराई है? दिन ये एक पोस्चरिंग होती है। नहीं, पोस्चरिंग आपको लगती है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसमें आप। लेकिन जो मुझे आपत्ति है अंजना जी, मैं आपका नाम ले रहा हूं, माफी चाहता हूं। वो तो मैं जानती हूँ, आप ऑब्सेस्ड हैं मुझसे। मुझे आपत्ति हमें इस बात से है कि मेरे और मेरे भगवान के बीच में ये दलाल क्यों आ जाते हैं। साहब, बड़ा विशाल अयोध्या में मंदिर की पूजा होने वाली है, ऐसा इवेंट होने वाला है जो पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। अरे मेरे और मेरे भगवान और मेरी श्रद्धा के बीच में जी। ये दलालों का काम क्या है? और आप उसको सेलिब्रेट करते हैं दलाली को कि दलाल आ गए साहब, खुशी खुशी मनाइए, दलाल आ गए, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, सारे मंत्री जा रहे हैं, सबको ले जाया जा रहा है। अरे साहब, एक मंदिर है, एक पवित्र जगह है जहां मैं जाकर अपनी श्रद्धा के अनुसार झुकता हूं, सजदा करता हूं, सर झुका देता हूं एकदम। वहां भी दलाल आ रहे हैं और वो भी आप बड़े खुश हो रहे हैं साहब, प्रमोद जी, दलाल आ गए। एक सवाल अब आपसे जिसके साथ हम अंत करेंगे सेशन का। कई बार ऐसा होता है कि पीएम पर, मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि बीजेपी ने भी कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं पर एक से एक हमले किए हैं, जिसमें सोनिया गांधी जी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब पर हमले हुए हैं। लेकिन हाल के दिनों में एक ट्रेंड रहा है, अभी भी पवन जी ने जो शब्द यहाँ पर बोला, मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छी भाषा है जो हम अपने बच्चों को ऐसा शब्द सिखाना चाहेंगे। पीएम के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ वर्ल्ड कप के बाद। कांग्रेस को असल मुद्दे उठाने होंगे। संसद में बने शेर के दांत का साइज छोटा है या बड़ा है, ग्रीन रूम में जाकर किस प्लेयर से मिले नहीं मिले, ये सब छोड़कर बेरोजगारी, महंगाई और ऐसे मुद्दों पर अगर कांग्रेस जनता के बीच ज्यादा जाएगी तो ज्यादा आपको लगता है आपके अनुभव के आधार पर कि वो बेटर काम करेगा, क्योंकि वो इश्यूज हैं। देखिए, ये बात मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। हो सकता है जैसा जवाब चाह रही हूँ वो ना हो, पर मैं अपने दोनों काबिल साथियों का इस बात के लिए तारीफ करता हूँ कि पूरी दृढ़ता के साथ उन्होंने कांग्रेस के विचार रखे हैं। और आपने मुझसे, देखिए, मैं राजनीति में आ गया था तो मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुना है दूर से, इंदिरा जी को देखा है, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी और इंदिरा जी की रायबरेली बिल्कुल लगी थी, तो मैं हमेशा से देखता था। राजीव जी को देखा, नरसिंह राव जी को भी देखा, और इन सब से अलग हट के लखनऊ से अटल जी चुनाव लड़ते थे, तो मैं उनके कई भाषा के मामले में उनके प्रशंसक हूँ। लेकिन इस चुनाव में क्या आप नहीं मानते हैं, बाद में विचार कर लीजिएगा, यहाँ कहना कोई ज़रूरी नहीं, कि पहली बार भारत का प्रधानमंत्री चुनाव लड़ता रहा और एक बार भी इस मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा कि मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, वोट इस पर दे दो। किस पे लड़ते रहे वो? कन्हैया पे, उदयपुर में। वो लड़ते रहे किस बात पे? धार्मिक उन्माद पर। धर्म की लात, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का प्रधानमंत्री जो सिर्फ धर्म पे उतर गया, मैं उसे उसकी नैतिक हार मानता हूँ। आज अगर वो चुनाव इस मुद्दे पे लड़ते कि हमने ये किया है, महंगाई 25 रुपए पे पेट्रोल कर दिया, वो कहते कि गैस का सिलेंडर हमने 100 रुपए पे कर दिया, या वो ये कहते कि हमने वादा किया था तुम्हें 15 लाख दे दिया, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देता, उसके बाद जीत होती, तो मैं उसे ईमानदारी की जीत मानता। यहाँ तो आपको करना पड़ा नकारात्मक, क्या क्या बात है। अब भाषा की बात करें तो एक वाक्य मैं याद दिला दूं, जिसके लिए मैं कभी अगर मिलूंगा तो उनसे जरूर कहूंगा, भारत के प्रधानमंत्री से ये आशा नहीं थी कि देश के सबसे बड़े दल के सबसे बड़े नेता को मूर्खों का बादशाह कहे। जरा अपनी डिग्री देख लो, आज तक पता नहीं लगा क्या है। दूसरे की डिग्री देख लो, किस यूनिवर्सिटी की डिग्री है। एक आदमी ईमानदारी से जो उसके दिल में होता है कह जाता है, दूसरा कसम खा रखी कि हम ईमानदारी से बोलेंगे ही नहीं, जो बोलेंगे वोट के लिए बोलेंगे। तो मैंने जो बात कहनी थी आपसे कही कि ये चुनाव बीजेपी इस मुद्दे पर नहीं लड़ी कि हमने क्या किया, इस मुद्दे पर लड़ी कि हम नहीं रहेंगे तो कौन खतरे में पड़ जाएगा। ये मैं समझता हूँ किश्ती बिल्कुल किनारे पहुँच चुकी है, डूबने की कगार पर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों चुनाव को लड़ने के लिए, रिजल्ट आने के लिए, जिस पर मैं भारी सवालिया निशान लगाता हूँ, रिजल्ट आने के लिए सारी मर्यादाएं तोड़ दी। भाषा की मर्यादा आप ही ने पूछा था, इसलिए मैंने भाषा पे ही बोला और कुछ नहीं बोला।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कितना खर्च कर दिया, कितने साधन लगाए, दूसरे के साधन कितने तोड़े, और महादेव ऐप्स में वो भाग गए थे और जैसे वहाँ सरकार आई भाजपा की लौट आए। तो ये सारा सदा बदा खेल नहीं लगता कि अभी जाओ भाई हम नहीं हैं यहाँ पे, बाहर रहो और दुबई से आ गए। अरे दुबई का रास्ता तो सबको मालूम था पहले भी, पहले क्यों नहीं ले आए? तो ये सारी चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि भाजपा ने बिल्कुल अंतिम पायदान पे उतर के चुनाव लड़ा है। इसके परिणाम से वो जीते हैं। 2 जगह हो गई, तीसरी जगह भी होने वाली शपथ, वो हो उनका उसका अधिकार है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि चुनाव में मैं निराश हूं। मेरे जैसा आदमी जो 43 साल से लगातार इलेक्टेड पॉलिटिक्स कर रहा हो,